बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो हमने ड्रग यूज़ इन हाइपरटेंशन पढ़ लिया था और ड्रग इन एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ लिया था। अब हम बात कर लेते हैं उन ड्रग्स की जो हमारे पास यूज़ होते हैं हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर होता क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और फिर हम इसी की ट्रीटमेंट जो स्ट्रेटजीज़ होंगी ना, थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़, इन्हीं रीजंस को हम जो ख़त्म करेंगे जो हमारे पास इसकी हैं हार्ट फेलियर की, तो उसमें हम जो है ना थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। हमें पता है कि जो हार्ट का क्या काम है, हार्ट पंप करेगा, ठीक है, ब्लड को जो है आगे परफ्यूज़ करवाता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारे पास जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सब के अंदर आर्टरीज के ज़रिए जो ब्लड जा रहा है, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। अगर उन ऑर्गन्स की तरफ ब्लड की परफ्यूजन कम हो जाएगी, हार्ट का फंक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से आगे परफ्यूजन कम होना शुरू हो जाएगी। इवन के हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, हार्ट ने पंप करके उधर कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को भी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व करना होता है कि हार्ट की सर्कुलेशन भी पूरी करनी होती है। हार्ट की पंपिंग अगर स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो आगे ऑर्गन्स होंगे उनके अंदर ब्लड की परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। क्यों होगी? क्योंकि उसका कार्डिक आउटपुट जो है हमारे पास डिक्रीज कर जाता है। अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने के, हार्ट की पंपिंग डिक्रीज होने के कुछ रीजंस होती हैं, और रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। कार्डियोमायोपैथी, यानी कि जो हमारे पास हार्ट के अपने मसल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो हमारे पास सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, उनके अंदर कोई पैथोलॉजी है, मसल्स की कोई पैथोलॉजी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्डियोमायोपैथी। या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हार्ट के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास उसके जो वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे पास स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करने के बाद वो जो है हमारे पास उसके हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है मसल्स की, तो उसके अंदर जो ब्लड आना होता है वो हमारे पास उतना नहीं आ पाता हाइपरट्रॉफीड हार्ट होने की वजह से। ये देखें, ये एक हार्ट है, ठीक है, ये पहले इतनी स्पेस थी, अगर एक हार्ट हाइपरट्रॉफीड हो गया यानी कि वो उसके सेल्स बढ़ गए, ठीक है, ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो गया, तो अब इसके अंदर जो स्पेस पहले थी उससे वो स्पेस कम हो गई है, तो ब्लड परफ्यूजन, जो ब्लड हमारे पास इसके अंदर एंटर होगा वेन्स के थ्रू, वो भी कम होगा और आगे जो ब्लड जाएगा वो भी कम जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है, या हमारे पास फर्ज करें कोई आगे वेल्व्स की डिजीज है, ठीक है, जैसे एओर्टा के वेल्व है, उसके अंदर कोई डिजीज आए हुए है और हमारे पास यहाँ से हार्ट ने जो है ब्लड आगे एओर्टा के अंदर पंप करना है, ठीक है, तो एओर्टा के अंदर ब्लड पंप हो नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, जो वेल्वुलर डिजीज है, जिसकी वजह से वेल्व्स बहुत क्लोज हुए हैं और हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाने पड़ रहा है इसको ओवरकम करने के लिए, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इस वेल्व्स की, एओर्टा के वेल्व के ओवरकम करने के लिए। तो क्या होगा, हमारे पास अगर कोई वेल्वुलर डिजीज है तो इसके अंदर भी क्या होना शुरू हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता हार्ट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड हमारे पास जो आएगा वो कम आएगा और आगे भी जो है परफ्यूजन जो है वो कम हो रही होगी। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास हार्ट फेलियर की रीजंस बन सकती हैं। तो अब इसमें हमने डिवाइड किया है जो हमारे पास हार्ट फेलियर है वो किन किन वजह की वजह से हो सकते हैं, यानी कि जो हम डिवाइड करते हैं, एक हो सकता है जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। सिस्टोल किसे कहते हैं, सिस्टोल यही होता है ना कि जब हार्ट ब्लड को पंप करते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये सिस्टोल होता है। जो उस दौरान हमारे पास हार्ट का फेलियर होता है, यानी कि जो सिस्टोल नहीं हो पाता, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। और अगर हार्ट की फिलिंग में जो हमारे पास, यानी कि हार्ट जब रिलैक्स हो रहा होता है उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है, वेन्स के थ्रू जो हार्ट के अंदर ब्लड फिल होना है, तो वो क्या हो रहा था उस टाइम, डायस्टोल हो रहा होता है हार्ट के अंदर। तो हार्ट की फिलिंग अगर हमारे पास कम हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी कि उतना रिलैक्स नहीं हो पा रहा तो भी उसके अंदर ब्लड कम जा रहा है और आगे ब्लड पंप कम कर रहा है। तो ये हमारे पास दो तरह की सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, 1/3 केसेस इसके होते हैं, 1/3 इसके, और जो रिमेनिंग रीजंस रह जाती हैं बाकी 1/3 केसेस उसके होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक कर्व की जिसको हम कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व, ठीक है, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व क्या होती है, हमारे पास फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व जो एंड सिस्टोलिक, जो एंड डायस्टोलिक, जब हार्ट फिल हो रहा होता है ना, जब हार्ट पूरा फिल हो जाता है तो उसके अंदर वो देखते हैं कि एंड डायस्टोलिक हार्ट की फाइबर की जो लेंथ है वो कितनी है। ये हमारे पास है फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। ये हमारे पास, हमने हार्ट के फंक्शन को चेक करने के लिए हमने एक कर्व है उसके थ्रू हम देखते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व।
जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं जो बताया एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ, हार्ट के फाइबर की लेंथ डायस्टोल के एंड में कितनी है बड़ी, एंड सिस्टोलिक फाइबर लेंथ। ठीक है, जाहिर है जब हमारे पास जितना ज्यादा ब्लड फिल होगा फाइबर लेंथ उतनी ज्यादा होगी। और दूसरा क्या है हमारे पास उसका सिस्टोलिक फंक्शन। सिस्टोलिक फंक्शन क्या होता है, जब भी सिस्टोल होता है तो आगे कार्डिक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, सिस्टोल होगा, कंप्रेस होगा, आगे कार्डिक आउटपुट जाएगा। तो सिस्टोलिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कार्डिक आउटपुट को। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, आमतौर पे अब क्या होता है हमारे पास जब भी कर्व बनती है, वो फर्ज करें इस तरह एक कर्व बन रही है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर हमारे पास कोई हार्ट फेलियर की कोई रीजन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका सिस्टोलिक फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। फाइबर लेंथ तो बढ़ेगी, उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, फाइबर लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, एंड सिस्टोलिक नहीं, सॉरी, एंड डायस्टोलिक, क्योंकि डायस्टोल के अंदर फाइबर लेंथ बढ़ेगी ना, एंड डायस्टोलिक। अच्छा, डायस्टोल के अंदर उसकी फाइबर लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जितना ज्यादा फाइबर लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा वो सिस्टोल के दौरान हमारे पास ब्लड आगे पंप करेगा। ये हमारे पास एक आम रीजन होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक आम जो कर्व बनती है, नॉर्मल कर्व है, वो है। अब क्या होता है जब भी हमारे पास कोई सिस्टोलिक फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, हार्ट फेलियर होता है, तो क्या होता है फाइबर लेंथ तो बढ़ रही होती है हार्ट की, लेकिन वो आगे जो ब्लड पंप कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कम ब्लड पंप कर रहा होता है, यानी कि उसका सिस्टोलिक फंक्शन, ये कार्डिक आउटपुट वो डिक्रीज हो जाती है। आप देखें उतने ही टाइम में उसका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज है, इस लेवल पे आ गया, लेकिन उसकी फाइबर लेंथ उतनी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम कुछ थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जो इसको इम्प्रूव करवा देते हैं और हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कर्व है, ये हमारे पास हार्ट फेलियर की कर्व है सर में, और ये हमारे पास थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज के बाद है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास आगे क्या, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। अब हम बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज जो हमने यूज करनी है और डिफरेंट किन मैकेनिज्म के अंदर क्या चीज यूज करनी है और कैसे यूज करनी है और क्या उनके हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये हार्ट फेलियर इंप्रूव हो सकता है। थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज, सबसे पहले हमारे पास जो थेराप्यूटिक स्ट्रेटजी है, हम उसके अंदर क्या करते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है किसी बंदे के अंदर, यानी कि फ्लूइड और वाटर रिटेंशन हुई हुई है। ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास किसी के अंदर फ्लूइड प्लस वाटर रिटेंशन, सॉरी, फ्लूइड प्लस सॉल्ट रिटेंशन हुई है। तो हमने बात की थी कि इसको फ्लूइड को निकालने के लिए, बॉडी से ओवर फ्लूइड को निकालने के लिए जो हमारे पास बॉडी से हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास इस चीज को रिमूव करने के लिए होते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटजीज आ गई, उसमें हमारे पास फ्लूइड को रिमूव किया। ठीक है, फ्लूइड और सॉल्ट रिटेंशन को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आता है, उसमें डायूरेटिक्स आ गए, यानी कि यूरिन की जगह, यूरिन से हमने, यूरिन के थ्रू जो है हमने वो एक्सेस जो फ्लूइड है उसको रिमूव आउट कर दिया फ्रॉम द बॉडी। अब दूसरा क्या ऑप्शन होता है, हम उसमें क्या करते हैं, डिक्रीज द आर्टीरियल रेजिस्टेंस, यानी कि डिक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है, आगे उसने कहाँ ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है, हमारे पास आगे उसने आर्टरीज के अंदर हमारे पास ब्लड को पंप करना होता है। तो आर्टरीज के अंदर जितनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम ब्लड आगे जा पाएगा हार्ट के पंप होने पे, कि उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये चीज, इस फोर्स को, इस रेजिस्टेंस को क्या कहते थे, हम इस रेजिस्टेंस को कहते थे आफ्टर लोड। ठीक है, आफ्टर लोड। तो हम क्या करेंगे, हम इन आर्टरीज की रेजिस्टेंस को कम करेंगे। आर्टरीज की रेजिस्टेंस को कम करने का क्या तरीका है, इनकी जो कंस्ट्रिक्शन है वो खत्म करेंगे। और कंस्ट्रिक्शन किस मैकेनिज्म की वजह से हो रही थी, ये हमने पढ़ा था, वो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें रेनिन आता है, किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन को हमारे पास, एंजियोटेंसिनोजन वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाता है, 1।
और एंजियोटेंसिन हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होती है। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है, वो हमारे पास आर्टरीज के जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं वेसल्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, उनके ऊपर जाके एक्ट करती है और यहाँ पे उनकी कंस्ट्रिक्शन करवाती है। तो हम इस कंस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। एक, हम यहाँ पे एस इनहिबिटर्स दे दें कि एंजियोटेंसिन 1 जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही ना, एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट ही ना हो सके, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स। और दूसरा क्या तरीका था, जिन रिसेप्टर्स पे जाकर आर्टरीज के ऊपर एक्ट करना होता है इस एंजियोटेंसिन 2 ने, तो उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया जाए। उसमें आ जाते हैं ARBS यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, ये दो हमने यूज कर लिया, जिसकी वजह से उसकी आगे वाली आर्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी और क्या होगा, ब्लड आसानी से पंप हो जाएगा। इसका हमने क्या किया है, यानी कि उसका जो है आफ्टर लोड हमने डिक्रीज करवा दिया है हार्ट के लिए। जो उसको जोर लगाना पड़ रहा था वो अब उतना जोर नहीं लगाना पड़ रहा, तो आफ्टर लोड हमारे पास डिक्रीज करवा दिया है। तीसरा क्या करवाते हैं, हम सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक्यूट फेलियर में होता है और जो है हमारे पास दूसरा होता है क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर। ये दो हमारे पास होते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या करते हैं और क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम, जब हमारे पास एक सिंपैथेटिक सिस्टम की हमने बात की थी, क्या होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, क्या होता है, जब हमारे पास हार्ट होता है ना, उसके ऊपर होते हैं बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1 रिसेप्टर्स। वो क्या करवाते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। अब हम क्या करें, अगर उसके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स हम दे देते हैं। ठीक है, उनको बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, ताकि वो जो है हमारे पास नॉर्मल हार्ट फेलियर के अंदर वो तेज पंपिंग है उसको हम ज़रा रोक सकें। क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक्यूट हार्ट फेलियर है ना, अगर फौरन हुआ है तो हम ये नहीं देंगे, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में अगर हमने बीटा रिसेप्टर यानी कि हमने अगर उसको बीटा ब्लॉकर्स दिया तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज करवाएंगे। कैसे डिक्रीज करवाएंगे, एक तो उसका वेसल्स की जो हमारे पास कंस्ट्रिक्शन भी करवा रहे होंगे, जाहिर है। ठीक है, क्योंकि हार्ट को तो पंप करवाते हार्ट रेट को तो बढ़ाएंगे, दूसरा वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन को भी बढ़ा रहे होते हैं अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन करवा दी। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में हम जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को चला सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर क्रोनिक यानी कि एक्यूट हार्ट फेलियर है ना, तो हमने क्या करना है, उसको हम बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और साथ हम उसको डायूरेटिक्स दे सकते हैं। बीटा एगोनिस्ट देंगे ना, बीटा एगोनिस्ट से क्या होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, और साथ क्या होगा, अगर हम उसको साथ साथ लूप डायूरेटिक देंगे एक्यूट हार्ट फेलियर में, तो लूप डायूरेटिक्स का काम क्या होता है, वो फौरन जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव आउट करते हैं थ्रू द यूरिन। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में हमने एक तो बीटा एगोनिस्ट देना है, साथ हमने इसके क्या देना है, लूप डायूरेटिक, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम को भी एक्टिवेट किया और साथ हमने लूप डायूरेटिक दे दिए ताकि हमारे पास उसके अंदर फ्लूइड जो है इकट्ठा ना होता जाए। लेकिन अगर हम बात करें क्रोनिक हार्ट फेलियर की, क्रोनिक हार्ट फेलियर में हमने नहीं करवाना ये, क्रोनिक हार्ट फेलियर में हमने इस एक्टिविटी को ब्लॉक करवाना होता है। ठीक है, हार्ट को स्लो डाउन कराना होता है, क्योंकि हार्ट बहुत अरसे से ऐसे ही चल रहा है, तो हमने हार्ट को स्लो डाउन करवाना होता है और बीटा जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको डिक्रीज डाउन करवाना होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसके लिए हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स। तो अब ये चीज हमने याद कर ली कि एक्यूट हार्ट फेलियर में हमने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाना है, जबकि क्रोनिक हार्ट फेलियर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज डाउन करवाना है बीटा ब्लॉकर्स देके। इधर हमने देना है बीटा एगोनिस्ट और साथ लूप डायूरेटिक एक्सेस फ्लूइड को निकालने के लिए। अब चौथी स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या आ जाती है, चौथी स्ट्रेटेजी आ जाते हैं वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स का क्या काम होता है,
यही हो गया ना आगे कि हमारे पास जो है अगर वेन के हमारे पास वैसोडाइलेटर्स क्या करवाते हैं, वेन्स को भी डायलेट करवा रहे होते हैं और साथ क्या कर रहे होते हैं हमारे पास उसको भी आर्टरीज को भी डायलेट करवा रहे होते हैं। अगर ये वेन्स को डायलेट करवाते हैं हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे वेन्स को डायलेट करा रहे हैं, वेन्स डायलेट हुई तो क्या हुआ, आगे जो हमारे पास फ्लूइड जा रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है, वो कम जाएगा क्योंकि डायलेटेड है ना, उनकी टोन कम हुई है वेन की, तो हमारे पास वो उतना अच्छा पंप नहीं करेंगे इनटू हार्ट, वो वेन्स के जरिए हमारे पास उतना ब्लड जाएगा नहीं उसके अंदर, हार्ट के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट के अंदर प्री लोड कम कर दिया, प्री लोड कम कर दिया। दूसरा क्या हुआ, साथ वैसोडाइलेटर्स का एक और फंक्शन होता है आर्टरीज को हमारे पास डायलेट करवाना, आर्टरीज डायलेट हुई, आगे से रेजिस्टेंस कम हुई, जो हार्ट को रेजिस्टेंस मिलनी थी आगे भेजने के अंदर, ठीक है, क्योंकि परफ्यूजन नहीं नॉर्मल हो रही ना, तो हमारे पास क्या हुआ, आर्टरीज डायलेट हुई, परफ्यूजन अच्छी हो जाएगी, आगे जो है उसको वर्कलोड कम करना पड़ेगा हार्ट को, तो आफ्टर लोड जो हार्ट का है वो भी डिक्रीज कर गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास आगे। उसके बाद जो हमारे पास आगे पांचवें नंबर पे क्या आ जाते हैं, पांचवें नंबर पे आ जाते हैं डायरेक्ट आइनोट्रोपिक ड्रग्स, डायरेक्ट आइनोट्रोपिक, यानी कि हार्ट की एक्टिविटी को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देना, उनके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास बीटा एगोनिस्ट थे जो हार्ट की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक वे से बढ़ाते थे, बीटा एगोनिस्ट, हार्ट जितना ज्यादा पंप करेगा उतना ही ब्लड आगे जा पाएगा आर्टरीज के थ्रू और उतनी ही परफ्यूजन अच्छी होगी, तो ये हम दे रहे हैं बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये डायरेक्ट आइनोट्रोपिक ड्रग, एक ये हो गई, और दूसरे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का क्या काम होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिजिटालिस आ गए, डाइजॉक्सिन आ गया, ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। अब हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि हम MCQs के तौर पे कुछ आ सकती हैं चीज़ें, वो आपने याद कर लेना, वो क्या क्या आ सकती हैं MCQs में। अगर हमारे पास एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है, तो हमने क्या क्या देना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, बीटा एगोनिस्ट देना है और साथ लूप डायूरेटिक देना है, बीटा एगोनिस्ट प्लस लूप डायूरेटिक्स, जो जल्दी से हमारे पास एक तो एक्सेस जो फ्लूइड है उसको हमारे पास निकालें और हार्ट की जो पंपिंग है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। और क्रोनिक के अंदर हमने इस तरह नहीं करना होता, क्रोनिक के अंदर हमने क्या देना होता है, लूप डायूरेटिक्स भी देते हैं जो जल्दी जल्दी भी फ्लूइड को निकाले, और साथ थायराइड भी देते हैं जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। लेकिन बीटा एगोनिस्ट नहीं, बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी इसमें बढ़ानी होती है, तो बीटा ब्लॉकर भी देता है, ये हमने पीछे पढ़ा भी था। तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, लूप डायूरेटिक्स प्लस थायाजाइड। ये कुछ MCQs थे जो आपके पास MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास ड्रग जो हमारे पास हार्ट फेलियर के अंदर यूज होते हैं उनके थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज जो हमने थोड़ी सी पढ़ ली, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।